हेलो एवरीवन, दिस इज रोमिका भार्गव। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट चैप्टर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड करवा दूंगी। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको 11th-12th सेक्शन यानी कि स्कूल लेवल नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। 149 रुपीज में आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप QR कोड से भी पे करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक इक्वेशन होगी जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। वो जो इक्वेशन होती है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर दे रखा है dy/dx प्लस x इज इक्वल्स टू में 0। अब ये जो y है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव है, प्लस में फिर यहाँ पर ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये इन्वॉल्व करके एक इक्वेशन बना दी। तो यही इक्वेशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो गया a अपॉन में यहाँ पर dy/dx, यानी कि इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। तो ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे ही आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आप देख लेना। ये सारे आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो वो आपके पास क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके टाइप आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं। एक आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और एक आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। शॉर्टकट में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ओडी बोलते हैं। ठीक है, ओडी बोलते हैं, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को है इसको हम पीडी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीडी बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ग्रेजुएशन लेवल पर दोनों ही आपके पास अलग अलग मैथ्स आते हैं। तो अगर आप DSSS भी TGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों मैथ्स मैंने आपको करवा रखे हैं। लेकिन ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी सीधे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सीरीज एस्टेट PGT मैथ्स एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। क्योंकि दो टाइप होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डेफिनेशन देख लीजिए कि द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्वॉल्व करती है वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे यहाँ पर ये x है। अब x जो है ये आपके पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो x है सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डेफिनेशन देख लीजिए कि द डिफरेंशियल इक्वेशंस विच इन्वॉल्व मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव, उनके पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये जिसमें आपके पास एक से ज्यादा क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पर कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल y स्क्वायर है।
और यहाँ पर देखो कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x स्क्वायर है, तो यहाँ पर y आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर आपके पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेशन यही होती है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर u आपके पास एक वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर y के रिस्पेक्ट और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट, इसका मतलब दोनों ही आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए तो ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसको हम कर्ल से नोटेशन देते हैं, कोई डेल बोल देता है, कोई कर्ल बोल देता है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, तो हम उसको कर्ल से नोटेशन देते हैं। उसके बाद देखिए ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ऑर्डर हम किस तरीके से निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर निकालना होता है। तो ऑर्डर क्या होता है देख लीजिए कि द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर्स इन इट। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो वो जो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम यहाँ पर डेरिवेटिव हुआ है। जैसे यहाँ पर dy by dx प्लस x दे रखा है तो इसमें सिर्फ एक ही टाइम डेरिवेटिव हुआ है। अगर ये इक्वेशन इस तरीके से होती कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में x, तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है। अगर इन्वॉल्व होता इस तरीके से कि डी क्यूब वाई अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में क्यूब प्लस में यहाँ पर मान लीजिए डी वाई अपॉन में डी एक्स होता प्लस में एक्स होता इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ पर आप देखिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका 3 टाइम हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होता वो आपका 3 होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑर्डर निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। बस आपको ये देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम कितने बार यहाँ पर डेरिवेटिव हुआ है, तो वही ऑर्डर हो जाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। उसके बाद आता है डिग्री। अब देखिए डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री हमें ये देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें आपको ये देखना है कि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कहाँ पे हुआ है और उसकी पावर कितनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे हुआ है, तो मतलब ऑर्डर इसका 2 है, तो जितना ऑर्डर बन रहा है जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी की पावर हमें देखनी होती है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये आपके पास डिग्री 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, डिग्री 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो ऑर्डर 3 हो गया। अब हमें इसी टर्म की क्या देखनी है, पावर देखनी है कि इसकी डिग्री कितनी है, तो यहाँ पर डिग्री 1 ही है, तो ये भी आपके पास 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दिया होता कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर हमें यहाँ पर 2 गिवन होती, प्लस में यहाँ पर dy बाई डी एक्स गिवन होता, इसकी पावर मान लीजिए 5 होती, और प्लस में x इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मत करना कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 5 है, ये आपके पास 5 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हमें देखना है कि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कहाँ पे हुआ है, तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे हुआ है, तो इसकी पावर हमें देखनी है। तो इसकी पावर आपके पास कितनी है, 2 है, तो ये 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपको नोट करना है कि हम इस तरीके से डिग्री निकालते हैं। अब एक चीज आपको नोट करने की, जो डिग्री जब हम निकालते हैं तो डिग्री आपकी तभी डिफाइन होती है जब वो आपकी फ्रैक्शन से और रेडिकल्स से फ्री हो, ठीक है। जैसे अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि कोस के एंगल में आपको मान लीजिए dy बाई dx दे दिया गया, तो ये एक रेडिकल यहाँ पर बन जाता है, तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पर यही लिखी हुई है, आप देख लीजिए क्या है कि द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री और पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट, ठीक है। यानी कि उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो यहाँ पर टर्म होगा उसी की आपको क्या देखनी है, पावर देखनी है, वही आपके पास डिग्री होती है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर द डेरिवेटिव्स हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, यानी कि आपके पास जो डेरिवेटिव होता है उस डेरिवेटिव के बाद में आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बनती है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस होनी चाहिए, तभी हम उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इस हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव 1 टाइम हुआ, इसी की पावर देखेंगे तो ये 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर कोस के एंगल में हमें dy बाई डी एक्स दे रखा है, तो एक रेडिकल आ जाता है। इस टाइप से अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो वहां पर हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है वो आपके पास एक पोलिनोमियल की फॉर्म में बननी चाहिए, यानी कि आपके पास जो पावर होती है वो पावर आपके पास जैसे 3/2 1/2 इस टाइप से नहीं होनी चाहिए, उससे फ्री होगी तभी आप उसको उसकी आप डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, इस तरीके से अगर पावर में बन रहा है तो उससे आपको पहले उसको फ्री करना पड़ेगा कि पावर जो है वो आपके पास होल नंबर में होनी चाहिए, देन फिर आप क्या करोगे उसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वो उससे फ्री नहीं हो रही है तो इसका मतलब वहां पर आप डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपके पास लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ कि कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि लीनियर क्या होती है और नॉन लीनियर क्या होती है। तो डेफिनेशन देखिए कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जैसे हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स करते हैं तो डिपेंडेंट कौन सा है, y डिपेंड है x पे, तो y जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव हो गया, अकर्स ओनली इन फर्स्ट डिग्री, यानी कि अगर आपके पास कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उस डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर y आ रहा है तो y की पावर 1 ही होनी चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में y स्क्वायर आ गया कहीं पर तो वो आपके पास नॉन लीनियर बन जाता है। लीनियर होने के लिए पावर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो 1 ही होनी चाहिए। और इसका जो डेरिवेटिव होता है जैसे dy बाई डी एक्स हो गया, और इसकी भी डिग्री जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर आ रहा है तो इसकी भी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आपके पास ये चीज तो होनी चाहिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए फर्स्ट डिग्री, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी कि आपके पास y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और dy बाई डी एक्स दोनों मल्टीप्लाई में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर आ गया, जैसे डिग्री 2 नहीं हो सकती इसके डेरिवेटिव की, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी पावर 2 नहीं हो सकती, और दोनों मल्टीप्लाई में नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अदरवाइज वो आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव ही इंक्लूड है और इसकी डिग्री 1 है, तो मतलब ये आपके पास लीनियर है। अब यहाँ पर देखो ये 4y दे रखा है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव इसकी डिग्री भी क्या है, 1 है, डिग्री की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो डिग्री क्या है, 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर y जो है ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर तो डिग्री 1 है, इसके डेरिवेटिव की डिग्री यहाँ पर क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास dy बाई डी एक्स ये डेरिवेटिव यूज हुआ है और इसकी जो पावर है वो आपके पास 2 है, यानी कि यहाँ पर डिग्री 2 हो गई। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसमें कहीं इक्वेशन में इस तरीके से भी अगर होता, जैसे आपको दिया होता कि y इंटू में dy बाई डी एक्स, y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस में y, मान लीजिए यही है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है, दोनों क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि आपके पास लीनियर होने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई में भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल था। उसके बाद नोट देखिए कि यहाँ पर नोट में हमें क्या दे रखा है, नोट ये कह रहा है फर्स्ट कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर आप यहाँ पर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकाल रहे हो या फिर आप उसकी डिग्री निकाल रहे हो तो वो दोनों क्या होंगे,
पॉजिटिव इंटीजर में ही आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि उसकी जो डिग्री है या फिर जो ऑर्डर है उसमें आपको नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जैसे ऑर्डर -1 है या डिग्री -1 है, तो ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर और डिग्री जो होती है वो हमेशा आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। उसके बाद में सेकंड यहाँ पर दे रखा है कि इट मे बी नोटेड दैट एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज ऑफ फर्स्ट डिग्री, कि जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी वो हमेशा क्या होती है, फर्स्ट डिग्री में होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर फर्स्ट डिग्री में, तो हम नहीं कह सकते कि वो लीनियर है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो क्या हो, लीनियर हो, ठीक है। लेकिन अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो आपके पास ऑलवेज क्या होती है, फर्स्ट डिग्री में होती है। ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट रखने हैं ध्यान, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड कि इफ डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, कि अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास नॉन लीनियर होगी, ठीक है। तो वो ऑलवेज क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। जैसे हमने पहले जो हमें दे रखा था इस तरीके से कि dy बाई dx प्लस में cos, फिर हमें दे रखा था cos के एंगल में dy बाई dx इक्वल्स टू में 0। तो ये आपके पास क्या है, ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये नोट आपको काम आएंगे, जहां पर भी डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकोगे तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो ये फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, तो ये क्या है कि कंसिडर द इक्वेशन, हमें यहाँ पर एक इक्वेशन कंसिडर कर रखी है f ऑफ x, y, सी। तो यहाँ पर एक्स वाई वेरिएबल है, सी आपके पास कोई कांस्टेंट है। ये कह रहा है कि दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी, यानी कि सी की वैल्यू जैसे जैसे आप यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर चूज करोगे तो ये आपके पास फैमिली ऑफ कर्व आएंगे, डिफरेंट वैल्यू पर आपके पास यहाँ पर कर्व बनेंगे। तो ये आपके पास कंप्लीट इन जनरल यहाँ पर दे दिया एफ ऑफ एक्स, वाई, सी। तो ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ वी डिफरेंशिएट इट, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वी मे गेट अनदर इक्वेशन, कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन, उस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ऑब्वियस है कि वो आपके पास कोई अनदर एक इक्वेशन यहाँ पर आएगी जब हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसको हमने इस तरीके से नाम दे दिया कि जी ऑफ x, y, और y का डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे। तो dy बाई dx, c इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास दूसरी एक इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। देन हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है, इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इसको हम कोई वैल्यू देकर इसको क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालकर उसको पुट करेंगे, तो मतलब हम यहाँ पर कांस्टेंट जो है उसको एलिमिनेट करेंगे। वी गेट अनदर इक्वेशन, देन हम एक अनदर इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करेंगे जो इस तरीके से होगी कि f ऑफ x, y, dy बाई dx इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। हमें यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, इस फैमिली ऑफ कर्व का हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि हम इस c को जो कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो हमारे पास इस टाइप की फॉर्म में एक इक्वेशन और आ जाएगी जिसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल एफ एक्स, वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर सी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो है आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन दिया हुआ था बस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बस आपको ये समझना था। अब जैसे यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। जैसे हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द कर्व। हमें यहाँ पर कोई भी कर्व दे दिया जाएगा, वही सेम है जैसे हमने यहाँ पर अभी फॉर्मेशन किया एफ ऑफ एक्स, वाई, सी इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर ये फैमिली ऑफ कर्व था, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये कर्व इस तरीके से रिप्रेजेंट करके यहाँ पर दे दिया। अब इस कर्व को हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे जैसे उसमें फॉर्मेशन में बताया था। तो जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx किया, तो यहाँ पर a एज इट इज आ जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, और b एज इट इज आ जाएगा, cos का माइनस साइन होता है, तो हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर अगेन यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे। ऐसा क्यों होता है आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेशन में ये चीज जो है वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं,
ठीक है, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे कर्व में उतने ही जो है वो आपके पास डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर a और b दो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप 2 टाइम डेरिवेटिव करोगे। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, फिर हम यहाँ पर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये बन गया। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे तो ये वैल्यू और कुछ नहीं y की वैल्यू है, तो ये माइनस y बन जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि सीधा ही मेथड होता है। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, यानी कि आपको कोई भी फैमिली ऑफ कर्व अगर आपको दे रखा है, उस कर्व से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं उतने ही टाइम आपको डेरिवेटिव करना है और उसको सोल्व कर लेना है, तो वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और ये कितने ऑर्डर की है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है, तो ये 2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। उसके बाद एक चीज यहाँ पर नोट करना है कि अगर आपको सीधा ऑर्डर पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये कर्व दे दिया और आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर आपके पास कि कितने टाइम हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको देखने, तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, तो इसका 2 ऑर्डर होगा। तो अगर सीधा अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये कर्व दे दिया आपको, फैमिली ऑफ कर्व अगर आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाए कि बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप ये कंप्लीट करने नहीं बैठोगे, आपको बस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखने कितने हैं, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की, हम यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं वो चीज यहाँ पर दी हुई है। तो क्या दे रखा है कि फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल एक्स एंड वाई, कि जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अ फंक्शनल रिलेशन, आपके पास एक फंक्शनल रिलेशन होता है y इज इक्वल्स टू में fx between x and y that satisfies the differential equation is called solution of the differential equation। जैसे यहाँ पर 2 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है कि हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल लीजिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल लीजिए। जनरल सॉल्यूशन को हम कंप्लीट इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन कहीं पर लिखा जाए या फिर कंप्लीट इंटीग्रल लिखा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि the solution of the differential equation which contains as many arbitrary constant as is the order of the differential equation is called general solution or complete integral। यानी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो वो आपके पास जनरल सॉल्यूशन होता है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल करवाया, अगर इस एग्जांपल को, अगर ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन बनता। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जनरल सॉल्यूशन में आपके पास 2 कांस्टेंट आई हैं ए और बी, तो ये 2 कांस्टेंट आई हैं, तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। तो बस ये चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, हम इसको ऑब्टेन करते हैं जनरल सॉल्यूशन से बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनको हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज देते हैं, इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हम जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं किस तरीके से कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनको हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, तो वो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, दस अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो आपका फ्री होता है कांस्टेंट से। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू में m। अब हम यहाँ पर जब आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका हम क्या करते हैं, उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से ये आपका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व अगर आपको दे रखी हो, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व अगर आपको दे रखा हो, जैसे हमने फॉर्मेशन में पढ़ा, फैमिली ऑफ कर्व आपको दे रखा है तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव करके हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको फैमिली ऑफ कर्व पे जाना है तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे।
तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल्स टू में mx प्लस c आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि व्हेन c इज इक्वल्स टू 0, अगर c की वैल्यू 0 है, ये आपके पास एक कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल्स टू में mx, ये आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये नोट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही आपके पास ऑर्डर होता है। बस वही चीज है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम एज इट्स ऑर्डर, कि उसका जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ पर सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो मेथड जो होता है ये वेरिएबल सेपरेबल का, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टाइप है। तो ये टाइप है आपका वेरिएबल सेपरेबल का, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको नोट करना है। अब यहाँ पर इसके नाम से आपको पता चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल, इसका मतलब हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो जहां पर y वेरिएबल होगा तो वहां पर हम dy रखेंगे, यानी कि dy की जगह पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां पर dy होगा वहां पर y की इकट्ठी कर लेंगे टर्म्स को, और जहां पर dx होगा वहां पर हम x की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल का यहाँ पर क्या कुछ है, ये लिखा हुआ है कि इफ इन एन इक्वेशन इट इज पॉसिबल टू गेट ऑल द फंक्शंस ऑफ x एंड dx ऑन वन साइड, यानी कि x और dx के जो फंक्शन होंगे उनको एक साइड ले लेंगे, एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ y एंड dy टू द अदर साइड, और जो फंक्शंस होंगे y एंड dy के उनको हम एक साइड ले लेंगे, देन द वेरिएबल आर सेड टू बी सेपरेबल, तो हम इसको बोलते हैं कि वेरिएबल आपके सेपरेबल हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है dy by dx इज इक्वल्स टू में fx, तो यहाँ पर ये x का है फंक्शन और ये भी आपके पास x हो जाएगा, x का फंक्शन तो उस साइड चला जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा dy इज इक्वल्स टू में fx dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, तो हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन dy आपके पास y बन जाएगा इक्वल्स टू में, ये आपके पास इंटीग्रेशन सेम एज इट इज आ जाएगा, fx फंक्शन होगा तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे, तो fx आपके पास इन जनरल यहाँ पर लिया हुआ है, और क्योंकि इंटीग्रेशन हम करते हैं तो आपके पास प्लस में c आ जाता है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास टाइप 1 थी। टाइप 2 ये कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है कि dy by dx इज इक्वल्स टू में fx और gy, यानी कि fx और gy दोनों, fx और यानी कि x और y दोनों के यहाँ पर फंक्शंस दे दिए, तो अब fx के साथ हम ये लिख देंगे dx को, और ये जो gy फंक्शन इसको हम dy के साथ ले आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये dy अपॉन में g ऑफ y हो जाएगा इक्वल्स टू में यहाँ पर fx और ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम एज इट इज ही लिखा जाएगा, क्योंकि फंक्शन आपको इन जनरल डिफाइन है, तो यहाँ पर ये सेम ही हो जाएगा कि इंटीग्रेशन dy अपॉन में g ऑफ y और इंटीग्रेशन f ऑफ x dx प्लस में यहाँ पर c आ जाएगा, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आता है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये आपके पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, इस तरीके से हम वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें क्या डिफाइन करके दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है 1/x, फिर हमें दे रखा है dy by dx इक्वल्स टू में हमें दे रखा है tan इनवर्स x। ठीक है, क्या दे रखा है, tan इनवर्स x। अब ये x का फंक्शन है, तो ये भी आपके पास 1/x है, तो ये x को उस साइड लेके जाएंगे, ये डिवाइड में है उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये dy इस साइड रखेंगे और ये बन जाएगा x tan इनवर्स x, और फिर हमारे पास हो जाएगा dx, ये x भी उस साइड है और ये dx भी मैं उस साइड लेके चले गए। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dy आपके पास y बन जाएगा इक्वल्स टू में, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर आइलेट का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का चैप्टर में से करवाया नहीं, मैं करवा दूंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। आई से आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेते, फिर लोगरिथमिक, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज, तो tan इनवर्स एज इट इज, और सेकंड का होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा x² अपॉन में 2, फिर माइनस का साइन आता है, इंटीग्रेशन आता है,
जो हमने एज इट इज रखा था उसका आता है डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम एज इट इज आपको लिखना होता है। फिर आपके पास अगेन यहाँ पर dx इंटीग्रेशन अगेन यहाँ पर ये होता है क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ये है आपके पास tan इनवर्स x इंटू में यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 1/2 में आगे ले लेती हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इंटीग्रेशन है तो मैं यहाँ पर एक ऐड कर देती हूँ और एक माइनस कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इस टर्म के अपॉन में ये करेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा माइनस का, फिर यहाँ पर माइनस अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, यहाँ पर dx लिख दिया मैंने, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये माइनस बाहर है, यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 ये x आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन dx है तो x आ जाएगा, माइनस का 1/2 ये किसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x, और प्लस में यहाँ पर ये लिखना भूल गई, प्लस में c होता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो। ठीक है, ये आपके पास एज इट इज चल रहा है tan इनवर्स x इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर भी आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, माइनस का साइन है ये, अब इसको अंदर ले लो माइनस के साइन को, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस अंदर जाएगा तो 1/2 x हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा। पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स x दोनों में कॉमन है तो मैंने tan इनवर्स x को कॉमन लिया, और इसमें 1/2 है, ये भी 1/2, तो 1/2 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आपके पास माइनस 1/2 x है, और माइनस 1/2 x है, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा c आ जाएगा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, बाकी आपको इंटीग्रेशन सारे पता होने चाहिए, डेरिवेटिव आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर समझना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से करना है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ द nth डिग्री इन x एंड y, कि एक फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे nth डिग्री में इन x एंड y में, इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म, अगर हम उस फंक्शन को इस फॉर्म में पुट कर दें तो वो आपके पास होमोजेनियस फंक्शन होता है डिग्री n का। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर थ्रू आउट एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर y बाई एक्स बन जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो काम कर रहा है एफ ऑफ y बाई एक्स का, और यहाँ पर ये बाहर जो है वो x रेज़ द पावर n है। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में ले आए, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल्स टू में 2 है, इसका मतलब ये आपके पास 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये हमें कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन लिया तो आपके पास ये फॉर्म आ गई, तो ये आपके पास होमोजेनियस फंक्शन है। आप सीधा भी यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं, ये जो टर्म्स आपको गिवन है इन टर्म्स में सभी में डिग्री 2 बन रही है। फर्स्ट टर्म में डिग्री 2 है, सेकंड टर्म में दोनों को ऐड कर देंगे, 1 डिग्री है तो 2 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर है तो ये आपके पास 2 डिग्री का है, तो इसका मतलब थ्रू आउट आपके पास ये 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन 2 डिग्री का फंक्शन बन रहा है, इसका मतलब ये आपके पास होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, सीधा भी कर सकते हो, इस फॉर्म में भी आप निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास होमोजेनियस फंक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड डेफिनेशन दी हुई है, ये क्या कहती है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ डिग्री n, कि एक फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे डिग्री n का इफ अगर हम x की जगह पर लैम्डा x पुट कर दे, y की जगह पर लैम्डा y पुट कर दे, और आपके पास लैम्डा की पावर n आप कॉमन ले लो एफ ऑफ एक्स वाई, इस टाइप से आपके पास ये टर्म बन जाए, तो फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा, ये n लैम्डा जो है ये आपके पास कोई भी नॉन कांस्टेंट
नॉन जीरो कांस्टेंट है आपके पास, कुछ भी आप यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू ले सकते हो। तो ये फॉर्म आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये इस टर्म को सेटिस्फाई कर देता है तो वो आपके पास होमोजेनियस फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो दोनों डेफिनेशंस आपको ध्यान रखनी है कि जैसे अगर आप एसएससी स्क्रीनिंग की तैयारी करते हो तो उसमें वहां पर डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। DSSS की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एस्टेट में डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन हमें दे रखा है 3x प्लस में 2y। अब यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो ये बन गया 3 प्लस में 2 इंटू में y बाई एक्स। तो ये तो फाइव लिख लीजिए या फिर आप एफ ऑफ वाई बाई एक्स किसी भी तरीके से आप नोटेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा था इसलिए इन्होंने यहाँ पर 5y बाई एक्स ले लिया और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो यहाँ पर ये एक डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये निकालना है। जैसे यहाँ पर ये दूसरा दे दिया तो ये भी आपके पास एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना होता है कि ये फंक्शन आपका होमोजेनियस है या नहीं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि अगर ये फॉर्म अगर आपके पास आ जाती है तो वो आपके पास होमोजेनियस फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने यहाँ पर देखा होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, सेम उसी टाइप से आपके पास डेफिनेशन होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या कहती है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म, अगर हम उसको इस फॉर्म में पुट कर दें dy by dx इज इक्वल्स टू में f1x, y अपॉन में f2x, y, where f1x, y and f2x, y are homogeneous function। यानी कि इंडिविजुअल आपके पास दोनों होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन का अभी हमने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताया है कि x रेज़ दी पावर n f of y by x, अगर ये फॉर्म बन जाती है तो वो आपके पास होमोजेनियस फंक्शन होता है। तो अगर आपके पास ये न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट अलग अलग आपके पास ये क्या बन जाए, होमोजेनियस फंक्शन बन जाए, तो ये dy by dx ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये आपको दे रखा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें भी 2 डिग्री इसमें भी 2 डिग्री, तो आपके पास होमोजेनियस फंक्शन है आपके पास। न्यूमरेटर पार्ट अगर आप इसी फॉर्म में लो तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगी तो वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस में 1। तो ये आपके पास यही फॉर्म आ गई x की पावर 2 और ये अंदर वाला हम लिख सकते हैं f of y by x फॉर्म में है। तो यहाँ पर 2 डिग्री की ये क्या आ जाएगी, 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है ये। ठीक है, ऊपर वाला सेम डिनोमिनेटर पार्ट है, dy by dx इक्वल है, तो ये फॉर्म आपके पास आ गई। ये देखिए ये आपके पास क्या है, y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, न्यूमरेटर पार्ट जिसको हमने f1 x, y, ये भी आपके पास होमोजेनियस फंक्शन है और नीचे वाला भी होमोजेनियस फंक्शन है। इसमें भी x स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी x स्क्वायर कॉमन लेंगे, या फिर आप सीधा कर सकते हो 1 1 2 बन रहा है, यहाँ पर भी 2 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बस ये फॉर्म आपके पास आ गई, आपको डेफिनेशन पता है तो आपको पता चल जाएगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प होती है। क्योंकि अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको पता चल गया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, ये आपके पास एक मेथड होता है कि आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग रूल हमें दे रखा है कि इफ द होमोजेनियस ऑफ द टाइप, कि अगर आपके पास ये होमोजेनियस टाइप dy by dx टाइप का है, कि अगर आपको dy by dx इज इक्वल्स टू में आपको होमोजेनियस फंक्शन दे रखा है, तो इसका मतलब ये dy by dx है, तो y को हम पुट करेंगे v। तो देखिए हमें यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है dy by dx इज इक्वल्स टू में y माइनस में x और x प्लस y। अब आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने के बाद आपको पता चल गया कि ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे तो ये y बाई x बनेगा, यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे तो यहाँ पर y अपॉन x यानी कि वही सेम बन जाएगा। तो ये 1 डिग्री के आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है,
तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है तो हम y को पुट कर देंगे vx, तो y को vx पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी पुट कर देंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में y की जगह पर vx पुट किया, तो ये आपके पास बन जाएगा, सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा v माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में v। अब यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स है उसको यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे, तो ये आपके पास dv v प्लस में x इंटू में dv बाई डी एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास v माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस v आ जाएगा। ठीक है, अब ये v इस साइड प्लस का उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस को माइनस किया हमने, यहाँ पर इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये x dv अपॉन में dx है और ये इक्वल्स टू में यहाँ पर ये v की टर्म है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर v की टर्म को एक जगह इकट्ठा करेंगे, ये dv फंक्शन है ये इस साइड लेके आएंगे, तो 1 प्लस v यहाँ पर अपॉन में है, तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा dv, यानी कि आपके पास वेरिएबल सेपरेबल का मेथड हमने यहाँ पर लगा लिया जो मैंने आपको लास्ट पढ़ाया था। फिर माइनस का साइन उस साइड रहेगा और dx अपॉन में ये dx आपका डिवाइड में यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो dx अपॉन में यहाँ पर x आ जाएगा। अब सोल्व कर लेंगे, अब इसको 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर कर सकते हैं और v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर अलग अलग हमने यहाँ पर कर दिया, तो देखो 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स x का, यानी कि अगर x होता है तो tan इनवर्स x, तो यहाँ पर tan इनवर्स v आ जाएगा, इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर dv का जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास tan इनवर्स v आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस में वी स्क्वायर है, अब आपको पता है कि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो वो आपके पास log में आ जाता है, तो 1 प्लस में वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2v, तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया 1/2 और 2 से यहाँ पर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास log में आ जाएगा, तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस में वी स्क्वायर आ जाएगा और 1/x का log x का ये इसका इंटीग्रेशन होता है, तो माइनस log ऑफ x प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 है ये पावर में चला जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये log ऑफ x है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो log ऑफ m प्लस में log ऑफ n, तो log ऑफ m इंटू n आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग गया, इक्वल्स टू में यहाँ पर ये c है। अब ये tan इनवर्स v की वैल्यू हम अगेन, क्योंकि v की वैल्यू निकालेंगे तो ये y बाई x हो जाएगा, तो v की वैल्यू पुट कर दी tan इनवर्स y बाई x प्लस में log x और रूट ऑफ 1 प्लस में v स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर मोड आ जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर c बच जाएगा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता चल गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई dx की टर्म दे रखी है तो y को पुट करना है vx, और अगर आपको dx अपॉन dy की फॉर्म दे रखी है तो x को पुट करना है vy। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स आते हैं, ये 2 टाइप होते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछ ही लिया जाता है एस्टेट पीजीटी में, तो ये आपको अच्छे तरीके से करना है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो देखो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसकी जो फॉर्म है वो आपको दे रखी होगी dy बाई dx प्लस में py इक्वल्स टू में q, ये फॉर्म आपको गिवन होगी, जहां पर p और q जो है ये आपके पास कांस्टेंट है और फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, कांस्टेंट भी हो सकते हैं या फिर फंक्शन भी हो सकते हैं एक्स और वाई के। ठीक है, अब देखो पहले हम यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, ये क्या है इंटीग्रल फैक्टर, शॉर्टकट में आप इसको बोलोगे IF। ठीक है, तो ये है इंटीग्रल फैक्टर। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, हमें dy बाई dx की फॉर्म दे रखी है, तो आपको क्या करना है e रेज़ दी पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये जो y का जो कोफिशिएंट है p वो आपको लिखना है p dx, तो ये आपको सोल्व कर लेना है, तो वो आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, देन हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा dy बाई dx है तो y इंटू में यहाँ पर जो इंटीग्रल फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो इंटीग्रल फैक्टर आप सोल्व करोगे तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, तो y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू में आपके पास आता है इंटीग्रेशन, और फिर आपके पास यहाँ पर होता है q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर q, जो यहाँ पर इक्वल्स टू में q की जो टर्म होती है वो आपको लिखनी है, तो q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर और फिर आपके पास यहाँ पर dx आ जाएगा प्लस में c, तो ये आपके पास सॉल्यूशन होता है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन का फॉर्मूला है ये कि y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन का सिंबल q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस में c, ये सोल्व कर लेंगे वो आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है
कि y इंटू में ये इंटीग्रल फैक्टर का मतलब अलग से ना निकाल के सीधा लिख दिया, ई रेज़ द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन फिर q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला dx प्लस में c। अगर फॉर्म आपको दे रखी हो इस टाइप की कि अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स ना देके यहाँ पर dx अपॉन में यहाँ पर dy दे दिया प्लस में यहाँ पर px दे दिया इक्वल्स टू में यहाँ पर q दे दी। p और q आपके पास कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं या फिर आपके पास x और y के फंक्शन भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर होगा ई रेज़ द पावर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर p तो आता ही आता है, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर dx आएगा या फिर dy आएगा। अगर dy बाई dx है तो यहाँ पर dx आएगा और अगर dx अपॉन dy है तो यहाँ पर dy आएगा। ठीक है, तो अपॉन में जो होगा वही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है कि y इंटू में, अब y नहीं आएगा अब क्योंकि dx अपॉन में dy है तो यहाँ पर x आएगा ऊपर जो होगा वो, तो x इंटू में यहाँ पर आएगा इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर फिर यहाँ पर आ जाएगा dy प्लस में c। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये टाइप दे रखी तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ और यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इससे पहले यहाँ पर रिजल्ट दे रखे हैं, आपको सीधे ध्यान रखने, वैसे तो आपको पता ही होता है कि ई रेज़ द पावर log ऑफ x अगर हमें दे रखा हो तो ये सीधा x आ जाता है। ये जो यहाँ पर log x का जो मेन पार्ट होता है x वो आ जाता है। ई रेज़ द पावर 2 log ऑफ x है तो यहाँ पर देखो ई रेज़ द पावर log में जो ये है 2 आपका आगे मल्टीप्लाई में ये पावर में चला जाता है x स्क्वायर हो जाएगा, तो ई रेज़ द पावर log ऑफ x स्क्वायर ये आपके पास x स्क्वायर बनता है। ठीक है, उसके बाद ये है आपके पास ई रेज़ द पावर log -1 है मल्टीप्लाई में तो x की पावर में चला जाएगा -1, तो ये आपके पास ये रिमूव हो जाता है सीधा x की पावर -1 यानी कि 1/x। ठीक है, तो ये आपके पास सीधे रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत यूज होते हैं यहाँ पर जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तब। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस में हमें दे रखा है 2y और इक्वल्स टू में हमें दे रखा है 4x। तो ये देखो ये आपके पास py है और ये आपके पास q है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकलेगा, ई रेज़ द पावर इंटीग्रेशन p dx आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपॉन में होता है वही आता है, आपको ध्यान रखना है। तो ई रेज़ द पावर इंटीग्रेशन p क्या है, p आपके पास है 2, p क्या है, p आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 है क्योंकि p y की फॉर्म होती है, तो यहाँ पर p आपको देखना है कि p क्या है, तो p 2 है 2 dx आ जाएगा, तो e रेज़ द पावर 2x ये हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सॉल्यूशन आपको लिखना है तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस में c। ठीक है, तो अब देखो y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर ई रेज़ द पावर 2x इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन q की वैल्यू है आपके पास ये कंप्लीट होता है तो 4x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर ई रेज़ द पावर 2x, इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर dx आएगा प्लस में यहाँ पर c होगा। ठीक है, तो ये तो एज इट इज लिखो y इंटू में ई रेज़ द पावर 2x इज इक्वल्स टू में यहाँ पर देखो ये 4 मल्टीप्लाई में है मतलब कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में तो बाहर हमने लिख लिया, यहाँ निकाल लिया। अब यहाँ पर u इंटू वी यानी कि आपके पास इंटीग्रल बाय पार्ट लगेगा, इंटीग्रल सोल्व करना है तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, अलजेब्रा वाला रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर आइलेट का यूज करते होते हैं कि कौन सा फर्स्ट लेंगे कौन सा सेकंड, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है तो e को हम यहाँ पर ये e रेज़ द पावर 2x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, x को फर्स्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e रेज़ द पावर 2x अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का सिंबल होता है, इंटीग्रेशन आता है, जो फर्स्ट मानते हैं उसका डेरिवेटिव होता है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये एज इट इज लिखा जाता है तो e रेज़ द पावर 2x अपॉन में 2 और प्लस में यहाँ पर जो है वो c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y इंटू में e रेज़ द पावर 2x एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में, यहाँ पर देखो 2 2 जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा तो 2x e रेज़ द पावर 2x आ जाएगा माइनस में, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पहले इसका इंटीग्रेशन भी सोल्व कर ले, पर इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हमारे पास e रेज़ द पावर 2x अपॉन में यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस में ये c है तो ये 4 से 4 कट जाएगा, e रेज़ द पावर 2x बचेगा, प्लस में यहाँ पर c आ जाएगा। अब देखो ये e रेज़ द पावर 2x आप ऐसे भी कर सकते हैं, थ्रू आउट e रेज़ द पावर 2x से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 2x
माइनस में 1 और प्लस में c अपॉन में e रेज़ द पावर 2x। आप इसको कोई अनदर कांस्टेंट नाम दे सकते हो, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे इसको c1 नाम दे सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू में 2x माइनस में 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बाई ऑप्शन आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ लिखा होता है यहाँ पर कांस्टेंट में, तो उसी तरीके से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया है। नेक्स्ट में हम इसके एमसीक्यू करेंगे। पहले मैंने आपको इनइक्वालिटी का चैप्टर करवाया था, तो उसकी एमसीक्यू वीडियो आएगी, देन आपके पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की एमसीक्यू वीडियो आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।